गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, पिछले एपिसोड में मैं न्यूमेरिकल करा रहा था और न्यूमेरिकल्स को आज कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। कुछ थोड़े बहुत और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं जिनको आज मैं डिस्कस करूँगा और उम्मीद है कि आज न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जिस टॉपिक को बिलोंग कर रहे हैं वो टॉपिक था स्टेडी एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट एनालिसिस के 80% पोर्शन जो मैं पढ़ाऊँगा बच्चों, वो कंपटीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है और उसमें से जो 20% सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं सिर्फ वही बोर्ड लेवल पे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। मैं उसको बहुत ठीक से समझाऊंगा, वो पूरी तरह से मैथमेटिकल होगा और मैं डेरिवेशंस के साथ आपको पढ़ाऊंगा और आपको अच्छा लगेगा, आप एंजॉय करोगे। तो आज मैं बचे हुए न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप कंसंट्रेट रहना, फोकस रहना और सीरियस रहना, आपको समझ में ज़रूर आएगा। सो देखिए फिर, a galvanometer having a coil resistance of 60 ohm shows full scale deflection when a current of 1.0 ampere passes through it. It can be converted into an ammeter to read currents up to 5.0 ampere by. For options: putting in parallel a resistance of 240 ohm, putting in series a resistance of 15 ohm, putting in series a resistance of 240 ohm, putting in parallel a resistance of 15 ohm. प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत डिटेल में डेरिवेशन के साथ पढ़ाया है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। वहाँ पे आपको ये सिखाया गया था जब अमीटर में कन्वर्जन करना हो तो एक वेरी लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ पैरेलल में लगाते हैं जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। अमीटर बनाने के लिए पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाना ज़रूरी है, सीरीज में नहीं लगाते। इसमें जो सीरीज वाले ऑप्शन हैं वो तो सीधे सीधे गलत हो गए। आई मीन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन ए और डी में से कोई एक होगा। उसके लिए मैंने पूरा डेरिवेशन आपको सिखा रखा है, ज़रा ध्यान दीजिए। गिवन आर जी इक्वल 60 ओम, आई मीन गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में 60 ओम दिया है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आई एस की वैल्यू 1.0 एम्पियर दिया है और अपर लिमिट ऑफ रेंज 5 एम्पियर दिया है। मतलब इस अमीटर से मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट मेज़र करी जाएगी, तो इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट ऑफ रेंज। फॉर द कन्वर्जन इनटू अमीटर, a shunt resistance RS should be connected in parallel to the galvanometer coil। फिर मैंने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन दिया था बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप एक क्रॉस गैल्वेनोमीटर कॉइल दैट कम्स आउट आई एस इंटू आर जी। शंट रेजिस्टेंस से फ्लो करने वाली करंट आई माइनस आई एस इंटू आर एस। ये दोनों पैरेलल में होते हैं, आर जी और आर एस। तो इनके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इक्वल होगा। शंट से फ्लो करने वाली करंट आई माइनस आई एस होगी, उसको आर एस मल्टीप्लाई करोगे, पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू या एक क्रॉस आर एस आएगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन के दौरान आर जी से फ्लो करने वाली करंट आई एस कहलाती है। तो आर जी के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई एस इंटू आर जी, पैरेलल में जुड़े होने की वजह से दोनों बराबर होंगे। ये डेरिवेशन में दे चुका हूँ, आप रिविजन कर लेना। और यहाँ से जब हम लोग आर एस का फार्मूला बनाते हैं तो मिलता है आई एस इंटू आर जी अपान आई माइनस आई एस। सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है बच्चों, उनकी वैल्यू पुट कर डालो। देन आई एस इज 1, आर जे 60, आई इज 5 एंड आई एस इज 1। सॉल्व करने पर आर एस की वैल्यू आती है 15 ओम।
ये जो शंट रेजिस्टेंस होगा वो गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ पैरेलल में लगाया जाएगा, उसकी वैल्यू होगी 15 ओम। एंड दिस इज योर ऑप्शन डी, पुटिंग इन पैरेलल a resistance of 15 ohm. So the answer should be option D, done. Then come to next question. Two conductors have the same resistance at 0 degrees Celsius, but their temperature coefficients of resistance are alpha 1 and alpha 2. The respective temperature coefficients of their series and parallel combinations are nearly. 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यार बच्चों, आपके क्वेश्चन में दो कंडक्टर हैं और 0 डिग्री सेल्सियस पे उनका रेजिस्टेंस इक्वल है, लेकिन उनके मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिफरेंट है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। पूछा है मुझसे रिस्पेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट अगर उन दोनों को सीरीज में लगाया जाए तो क्या होगा, उन दोनों को पैरेलल में लगाया जाए तो क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक सिखा रहा हूँ। गिवन दैट R1 at 0 degree equals R2 at 0 degree, that is equal to X से 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल दिया है, उस इक्वल क्वांटिटी को मैंने X मान लिया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में फार्मूला बनाता हूँ। अगर R1 R2 को सीरीज में लगा दिया जाए तो उनके सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होगा, मान लो R होगा, जो कि T डिग्री सेल्सियस पे RT होगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होगा, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 होगा। तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनको माना जाए और एक सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट अल्फा डिफाइन किया जाए, सिंबल अल्फा एस। बच्चों, इसको मैं डिफाइन कर रहे हैं इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में एक रिलेशन आएगा, आर टी इक्वल्स आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा एस इंटू टी। सो आर टी इज equivalent resistance at T degree Celsius in series combination. R naught is equivalent resistance at 0 degree Celsius for series combination, and alpha S is equivalent temperature coefficient of resistance for series combination. So ये मैंने equivalent resistance को T डिग्री सेल्सियस पे रिलेट कर दिया। बच्चों, RT की वैल्यू आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे लिखोगे? ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जुड़ जाती है, इट शुड बी R1T प्लस R2T, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं। उसी तरह से R0 निकालने के लिए दोनों का 0 डिग्री का रेजिस्टेंस ऐड करना होगा, R1 नॉट प्लस R2 नॉट, दिस विल गिव यू R0, दैट इज इक्वलेंट, एंड विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा एस इंटू टी। प्यारे बच्चों, अब आप क्या करोगे, R1T इंडिविजुअल की वैल्यू इंडिविजुअल फार्मूले से लिखोगे। फर्स्ट कंडक्टर का रेजिस्टेंस T डिग्री पर कैसे होगा, फार्मूला आएगा R1 नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू टी। ये केवल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखा है। फर्स्ट कंडक्टर का T डिग्री पे आएगा R1 नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू टी। सेकेंड कंडक्टर का T डिग्री सेल्सियस पे कैसे आएगा बच्चों, R2 नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 2T। फिर राइट हैंड साइड को मैंने ये जो समेशन है, पहले समेशन को 1 में मल्टीप्लाई किया, 1 में मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया इनको, फिर इस समेशन को अल्फा एस इंटू टी में मल्टीप्लाई किया। सो अल्फा एस इंटू टी में मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी क्वांटिटी रिपीट कर डाला, इंटू अल्फा एस इंटू टी कर डाला। अब क्या करने जा रहा हूँ, इसमें से कुछ क्वांटिटी कैंसिल होने जा रही है, जैसे कि R2 नॉट को 1 में मल्टीप्लाई करो। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, अटेंशन डाइवर्ट मत करना, नहीं तो मिस कर जाओगे। R2 नॉट को 1 में मल्टीप्लाई करो, R1 नॉट को 1 में मल्टीप्लाई करो, तो एक टर्म आएगा R1 नॉट प्लस R2 नॉट,
तो वो इन दोनों से कैंसिल आउट हो गया, होगा कि नहीं? गॉट इट? फिर R1 नॉट को अल्फा 1t से मल्टीप्लाई करो, फिर R2 नॉट को अल्फा 2t से मल्टीप्लाई करो, और R1 नॉट इक्वल्स R2 नॉट x दिया हुआ है, उनकी जगह पे x पुट कर दो, तो बच्चों x भी कॉमन आएगा और यहाँ से स्मॉल t कॉमन आएगा। तो xt कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। इज इट? राइट हैंड साइड में ये टर्म बचा हुआ है, तो यहाँ भी x लिख डालूँ, यहाँ भी x लिख डालूँ, सो दैट विल बी 2x इंटू अल्फा एस इंटू टी। इज इट? फिर यहाँ से अल्फा एस की वैल्यू निकालो, आप देख सकते हो कि एक्स टी कटेगा, अल्फा एस की वैल्यू आएगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2। डन। सो दिस इज इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, डिराइव हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन देखो, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन आर टी इक्वल्स आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा पी इंटू टी। बच्चों ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है टी डिग्री पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, और ये भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 0 डिग्री पर दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अल्फा पी को माना गया है इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, अल्फा पी भी इक्विवेलेंट है, इसको मैंने लिख डाला। अब दो रेजिस्टेंस का T डिग्री सेल्सियस पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हो बच्चों? फार्मूला आपको याद होगा, R1 R2 अपान R1 प्लस R2 होगा। चूँकि ये T डिग्री सेल्सियस पे लिखा गया है, तो यहाँ R1 भी T डिग्री पे होगा, R2 भी T डिग्री पे होगा, R1 एट T डिग्री प्लस R2 एट T डिग्री। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर में सम करोगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला आपको रटा है, लिख डाला। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आर नॉट कैसे लिखोगे? तो लिखोगे R1 नॉट इंटू R2 नॉट डिवाइडेड बाई R1 नॉट प्लस R2 नॉट। ये 0 डिग्री पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बच्चों, लिख डाला और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर डाला। फिर हम लोग इन इंडिविजुअल की वैल्यूज अलग अलग राइट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, R1 टी की जगह पे लिख सकता हूँ R1 नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 टी, समझ पा रहे हो? और R2 टी को लिख सकता हूँ R2 नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 2 टी। फिर R1 टी की वैल्यू नीचे रिपीट किया, R2 टी की वैल्यू नीचे रिपीट किया, बीच में प्लस लगाया, इस पूरी क्वांटिटी को यहाँ रिपीट किया, राइट हैंड साइड में इस ब्रैकेट को रिपीट किया। अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ बच्चों, इसको x लिख डाला, गिवन है, इसको भी x लिख डाला, गिवन है, x इंटू एक्स को x स्क्वायर लिख डाला, इस ब्रैकेट को रिपीट किया, इस ब्रैकेट को भी रिपीट किया, मल्टीप्लाई कर डाला। डिनोमिनेटर में बच्चों यहाँ पे x लिखा, यहाँ भी x लिखा, x को कॉमन ले लिया और फर्स्ट ब्रैकेट को सेकेंड ब्रैकेट के साथ सम कर लिया। सम करने के बाद अंदर क्या मिलेगा? 2 प्लस अल्फा 1 टी प्लस अल्फा 2 टी। इज इट? प्यारे बच्चों मैंने क्या किया है, अब राइट हैंड साइड को लिखने जा रहा हूँ, तो यहाँ भी x राइट करोगे, यहाँ भी x राइट करोगे, यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x होगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x इंटू 1 प्लस अल्फा पी टी। गॉट इट? बच्चों 1 प्लस अल्फा पी टी की वैल्यू निकालने के लिए कुछ कैंसिलेशन लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कट करो और x को x से कट करो। बच्चों यहाँ 2 बचेगा, 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इज इट? 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, फिर यहाँ बचेगा 1 प्लस अल्फा पी टी।
उसको रिपीट कर डालो। जब 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 लिख डाला। फिर बच्चों इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 1 आएगा। देखो अल्फ़ा 1t इंटू 1 अल्फ़ा 1t आएगा। देखो अल्फ़ा 2t इंटू 1 अल्फ़ा 2t आएगा। लिख दिया। फिर बच्चों एक टर्म आएगा जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं आपको इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो आपको ये बताया था कि ये जो ओरिजिनल फार्मूला है ये वैलिड तभी होता है जब अल्फ़ा t मच लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पे अजम्पशन है कि अल्फ़ा 1t इज़ मच लेस देन 1, अल्फ़ा 2t इज़ ऑल्सो मच लेस देन 1। तो बच्चों जब ये अलग अलग मच लेस देन 1 होंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने से जो ओवरऑल क्वांटिटी आती है वो वेरी वेरी मच लेस देन 1 होगी। तो जब वो इनको मल्टीप्लाई करने से क्वांटिटी वेरी वेरी मच लेस देन 1 होगी तो इसको इन तीनों को कंपैरिजन में जीरो माना जा सकता है, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया हूँ। केवल 3 टर्म लेके चल रहा हूँ। फिर बच्चों डिनोमिनेटर में जो लिखा हूँ उसको मैंने रिपीट कर डाला, फिर से यहाँ पे रिपीट कर डाला। लेफ्ट हैंड साइड जो बचा है उसको यहाँ रिपीट किया, न्यूमरेटर को यहाँ फिर से रिपीट किया, डिनोमिनेटर को रिपीट किया। बच्चों अब मैं डिनोमिनेटर से 2 को कॉमन ले रहा हूँ। 2 को कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट करा दे रहा हूँ। कैंसिल हो गया। इन दोनों से t को कॉमन ले रहा हूँ तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी। प्यारे बच्चों जब इस पूरे ब्रैकेट से 2 कॉमन लिया जाएगा और इन दोनों से t कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1, फिर एक ब्रैकेट में आएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई 2 इंटू टी कॉमन आएगा। गॉट इट। बच्चों बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाया जाए तो न्यूमरेटर को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो क्वेश्चन में कंडीशन मान लिया जाएगा कि अल्फ़ा 1t इज मच लेस देन 1, अल्फ़ा 2t इज मच लेस देन 1। I mean alpha 1 plus alpha 2 by 2 into t will also be much less than 1। Obviously numerically इसको much less than 1 बोला जाएगा। ये 1 हो गया प्लस x हो गया पावर n हो गया। तो बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन में बच्चों आप पढ़ते हो 1 प्लस एक्स पावर n। अगर x मच लेस देन 1 होता है तो इसकी वैल्यू केवल 2 टर्म के बराबर होती है। फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स। इसको x मानो, इसको n मानो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 2 2 कट के यही न्यूमरेटर बचेगा। हम इन न्यूमरेटर को बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हुए इस टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ड्यू टू सेम रीजन प्यारे बच्चों ये जो डिनोमिनेटर में आपने लिख कर दिखाया है इसको करना कुछ नहीं है, इसको केवल यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है। बहुत ध्यान से देखो तो बात समझ में आएगी कि जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है वही क्वांटिटी न्यूमरेटर में भी है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ पे सिंगल पावर है। तो इस होल स्क्वायर को इस सिंगल पावर से कैंसिल आउट कराओगे तो कुछ इतना बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड को रिपीट कर डालो, फिर 1 को 1 से कैंसिल करा डालो, जो बचेगा उसमें t को t से कैंसिल करा डालो। फिर अल्फ़ा p की वैल्यू बच्चों आती है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई 2। अल्फ़ा p कम्स आउट अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई 2। प्यारे बच्चों आपने जो अल्फ़ा p डिराइव किया और जो थोड़ी देर पहले आपने अल्फ़ा s डिराइव किया था ये दोनों इक्वल आते हैं, दोनों सेम टू सेम इक्वल आते हैं। तो इससे ऑप्शन क्या बनता है? इसका आंसर बनता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दोनों की वैल्यू इक्वल दिखाई गई है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। बच्चों ये क्वेश्चन रिसेंटली जेईई मेन में पूछा है और इस तरह का एक क्वेश्चन आपको इरोडो की बुक में मिलेगा, इसलिए मैं बार बार इरोडो का नाम लेता हूँ। इरोडो एक ऐसी बुक है जिसके क्वेश्चन आज भी जेईई मेन और जेईई एडवांस, अब तो नीट यूजी में भी इरोडो के क्वेश्चन दिखने लगे हैं।
इतनी इम्पोर्टेंट बुक है। 3 क्वेश्चन इनडो की बुक में मिलेगा और वही बेसिक आइडिया को लेकर इस क्वेश्चन को क्रिएट किया हुआ है। तो आंसर ऑप्शन ए होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर पे। पोटेंशियोमीटर सर्किट is set up as shown. The potential gradient across the potentiometer wire is k volt per centimeter and the meter present in the circuit reads 1.0 ampere when two-way key is switched off. जब two-way key को स्विच ऑफ किया जाएगा तो मीटर का रीडिंग 1 एम्पियर मिलेगा। पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट k वोल्ट पर सेंटीमीटर मिलेगा। The balance points when the key between the terminals first part 1 and 2, second part 1 and 3 is plugged in are found to be at lengths L1 centimeter and L2 centimeter respectively. The magnitudes of the resistors R and X in ohms are then equal respectively to, is it? मेरे को R और X के मैग्नीट्यूड की वैल्यू प्रूफ करनी है, डिराइव करनी है और ऑर्डर में उनके 4 ऑप्शन दिए हुए। मैं आपको समझाता हूँ, डायग्राम समझो। प्यारे बच्चों, ये आपके पोटेंशियोमीटर सर्किट का ये वायर है, AB वायर। इसका टोटल लेंथ हमें नहीं दिया है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पोटेंशियल ग्रेडियंट इसमें इस्टेब्लिश कराने के लिए सीरीज़ में एक की लगाया, एक रियोस्टेट लगाया, एक स्टोरेज बैटरी लगा दिया। सीरीज में तीनों को ए और बी के बीच में जोड़ दिया। बच्चों, अगर सर्किट कंप्लीट करा दिया गया है तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के ए बी वायर में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। करंट फ्लो होने की वजह से इस ए बी वायर में एक पोटेंशियल ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाएगा। उसकी वैल्यू k वोल्ट पर सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे एक टू वे की का अरेंजमेंट दिया है। टर्मिनल 1 के साथ एक गैल्वेनोमीटर है, फिर एक जॉकी है। अभी ये कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये यूजलेस है, इसमें कोई करंट नहीं होगी। फिर बच्चों नीचे वाला एक सर्किट देखो, कैपिटल R और कैपिटल X को सीरीज में लगाया है। ये 2 रेजिस्टेंस है अलग अलग। फिर इनके साथ सीरीज में एक की लगा दिया और मान लो कि ये भी एक स्टोरेज बैटरी है, इसको लगा दिया। सीरीज में एक अमीटर लगा दिया। तो बच्चों लोअर लूप का सर्किट कंप्लीट करा दिया। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पुश आउट होगी और इसमें क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। क्लॉकवाइज फ्लो करेगी तो अमीटर रीड करेगा और अमीटर का रीडिंग 1.0 एम्पियर दिया है। लोअर लूप में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। देखो ये एक हैंगिंग वायर है 2, ये भी हैंगिंग वायर है 3 और कनेक्शन कंप्लीट नहीं है तो इधर को कोई भी करंट डाइवर्ट नहीं होगी। नो करंट एंड नो करंट। करंट केवल क्लॉकवाइज लोअर लूप में फ्लो करेगी। आप बहुत अच्छे से समझ लो, 1 एम्पियर की करंट दोनों से फ्लो करेगी। अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब 1 और 2 के बीच में की को प्लग कर दिया जाएगा। बच्चों 1 और 2 को जब की से प्लग करोगे तो आपस में जुड़ जाएंगे। आपके सर्किट से गैल्वेनोमीटर और जो की जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ पाया गया L1 सेंटीमीटर। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से हटाकर 1 और 3 के बीच में अगर कोई की प्लग करी जाएगी तो 1 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे। 1 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इस जॉकी को मूव करा के बैलेंसिंग लेंथ मिला है L2 सेंटीमीटर। तो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, आप समझिए।
बच्चों सबसे पहले मैंने क्या किया कि 1 और 2 को आपस में कनेक्ट कर दिया और जोकी को जैसे ही J1 पे रखा मुझको नल पॉइंट मिल गया। बच्चों J1 पे रखने से नल पॉइंट मिल गया, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी। 0 होने का मतलब J1 से लेकर इस पॉइंट तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट 0 मानी जाएगी। बच्चों जब इस वाले पार्ट में करंट 0 मानी जाएगी तब ऑब्वियसली इस जंक्शन के दोनों तरफ करंट सेम होगी, सेम करंट होगी। आई मीन 1 एम्पियर अगर यहाँ पे इधर 1 एम्पियर फ्लो कर रही है तो 1 एम्पियर ही यहाँ पे भी होगी, तो 1 एम्पियर थ्रू आउट इसमें सर्कुलेट होती रहेगी। जब मैं प्रैक्टिकल शुरू नहीं किया था तब भी इस वाले लूप में 1 एम्पियर ही फ्लो कर रही थी, इसमें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, तो 1 एम्पियर फ्लो करती रहेगी क्योंकि इसमें ना तो रेजिस्टेंस बदला है ना सेल का ईएमएफ बदला है, तो 1 एम्पियर फ्लो करती रहेगी क्योंकि इस वाले पार्ट में करंट 0 है। इस जंक्शन पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करो, इंटरिंग करंट 1 एम्पियर, लीविंग करंट 1 एम्पियर, तो बच्चों इस वाले पार्ट में करंट 0 होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक 0 होगी, फिर यहाँ तक 0 होगी। बहुत ठीक से समझना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें भी करंट 0 होगी। जब प्रैक्टिकल शुरू नहीं किया था तब भी इसमें करंट 0 थी और अभी भी यहाँ पे करंट 0 है और यहाँ पे करंट 0 है। इसका मतलब बच्चों ऊपर वाली लूप में जो करंट बह रही थी वो एज इट इज़ बहती रहेगी, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माना कि पहले करंट आई फ्लो कर रही थी तो एज इट इज़ आई फ्लो करती रहेगी। जब सेम टू सेम करंट फ्लो करती रहेगी तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज नहीं होगा और J1 पे नल पॉइंट मिला है, उसका टर्मिनल ए से डिस्टेंस L1 है जिसको बैलेंसिंग लेंथ बोला गया है। बच्चों इस फिजिकल मीनिंग क्या होता है इस बैलेंसिंग लेंथ का? देखो जब इसमें करंट 0 होगी तो जो पोटेंशियल इस जंक्शन का होगा वही पोटेंशियल इस जंक्शन का होगा। आई मीन ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, ठीक से समझो, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। टू सेम रीजन इस वाले पार्ट में करंट 0 हो चुकी है, आई मीन जिस पोटेंशियल पे J1 होगा उसी पोटेंशियल पे ये भी जंक्शन होगा। जब J1 और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए क्योंकि इसमें करंट 0 है और ये जो हैंगिंग वायर है ये यूजलेस है, सर्किट कंप्लीट नहीं है तो इसमें तो करंट जाने से रही, तो 1 एम्पियर करंट R और X से बहेगी जैसे पहले बह रही थी और I करंट ऊपर सर्कुलेट होगी जैसे पहले सर्कुलेट हो रही थी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है और J1 के बीच में आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में आएगा, आई मीन कैपिटल R के टर्मिनल्स के बीच में वही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। बच्चों पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल था उसके अनुसार ये और J1 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस K इंटू L1 होगा जहाँ पे K पोटेंशियल ग्रेडियंट है और डायग्राम बता रहा है कि ओम्स लॉ यूज करोगे कैपिटल R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R होगा, आई मीन 1 इंटू R होगा। कहा जाएगा 1 इंटू R की वैल्यू K इंटू L1 के बराबर होगा। K इंटू L1 की वैल्यू 1 इंटू R के बराबर होगा, तो मैंने इक्वेशन बना दिया, देखो 1 एम्पियर इंटू कैपिटल R इक्वल्स K इंटू L1 से इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट? ठीक से समझो, 1 एम्पियर इंटू कैपिटल R इक्वल्स K इंटू L1 इक्वेशन नंबर 1। अब इस एक्सपेरिमेंट का सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में बोला गया कि अब 1 और 3 को आपस में मिला दिया, प्लग किया, ज्वाइन करा दिया, टर्मिनल 2 को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ये हैंगिंग वायर हो गया, सर्किट कंप्लीट नहीं हो तो इसमें करंट जाएगी नहीं। फिर जोकी को यहाँ से धीरे धीरे मूव कराया, जैसे ही मैंने J2 पे रखा नल पॉइंट मिल गया। तो बच्चों नल पॉइंट मिलने का फिजिकल मीनिंग क्या हुआ?
नल पॉइंट मिलने का फिजिकल मीनिंग हुआ कि इसमें करंट जीरो हो गई। जब गैल्वेनोमीटर करंट जीरो होगी तो J2 से लेकर यहाँ तक जीरो होगी, जंक्शन टू जंक्शन जीरो होती है। तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। जो पोटेंशियल J2 का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, क्योंकि इसमें करंट जीरो है। इसके दोनों तरफ सेम करंट होगी, जितनी करंट इधर होगी उतनी करंट इसके राइट साइड में यहाँ तक होगी। बच्चों, जितनी करंट यहाँ पे होगी उतनी ही करंट यहाँ तक होगी। इसका मतलब एक बार फिर से इधर को करंट जीरो होनी चाहिए। इस जंक्शन पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाओगे तो इंटरिंग करंट 1 एम्पियर और लीविंग करंट 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इस पूरे लूप में ऐसे सर्कुलेट होती रहेगी। फिर इधर को कोई करंट बची नहीं जाने को। किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई कराने पर इधर कोई करंट नहीं जाएगी, फिर इसमें भी जीरो करंट होगी, फिर यहाँ भी जीरो करंट होगी। इसका मतलब पहले जितनी करंट ऊपर वाले लूप में बह रही थी वो फिर से बहती हुई दिख जाएगी। सेम टू सेम आई करंट बहेगी। इज इट? पोटेंशियल ग्रेडियंट वही का वही रहेगा। और जब इसमें करंट यहाँ तक नहीं होगी बच्चों, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल और इस जंक्शन का पोटेंशियल सेम होगा, जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें करंट जीरो है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए और J2 के बीच में होगा, K/L2 होगा। L2 को बैलेंसिंग लेंथ बताया, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस K/L2 आएगा। ड्यू टू सेम रीजन इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ लगाओगे, I/R आएगा। I की वैल्यू 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में माने जाएंगे क्योंकि सेम टू सेम करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों आएगा 1 एम्पियर इंटू R प्लस एक्स। 1 एम्पियर इंटू R प्लस एक्स, और उसको बैलेंस करेगा K/L2। तो बच्चों एक इक्वेशन और बनेगा 1 एम्पियर इंटू R प्लस एक्स इक्वल्स K/L2। That is equation number 2. Now from the equation 1 and 2 we can deduce that R equals K/L1। बच्चों तुम क्या करो, इक्वेशन 1 में से R की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी। अगर मैं एम्पियर ना लिखूं तो R की न्यूमेरिकल वैल्यू K/L1 आएगी। इसको रिपीट कर डालो, R की न्यूमेरिकल वैल्यू K/L1 आएगी। 1 एम्पियर को इग्नोर कर दो और R की वैल्यू इधर ले आके ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, K कॉमन आएगा, L2 माइनस L1 आएगा, तो X की वैल्यू आती है K/L2 माइनस L1। तो आपके चार ऑप्शन में से आंसर क्या बनेगा, डी। ऑप्शन डी बनेगा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आंसर मैच करा लो। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा K/L1, दिस इज वैल्यू ऑफ R, K/L2 माइनस L1, दिस इज वैल्यू ऑफ कैपिटल X। सो ऑप्शन डी इज मैच्ड। इज इट? तो ये पोटेंशियोमीटर का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। जिस बच्चे को पोटेंशियोमीटर पे फुल कमांड होगा वो इस क्वेश्चन को जरूर कर ले जाएगा। नाउ वन मोर क्वेश्चन। If a wire is stretched to make it 0.1% longer, its resistance will decrease by, increase by, decrease by, increase by। बच्चों 4 ऑप्शन दिया है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई परसेंटेज चेंज लेस देन 5% होता है तो इस क्वेश्चन को कैलकुलस मेथड से एक्यूरेटली सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज मोर देन 5% है
तो उसमें कैलकुलस मेथड से एरर फुल आंसर आएगा, उसको अलजेब्रा मेथड से करना चाहिए। मेरे क्वेश्चन में वायर को स्ट्रेच किया और उसका लेंथ 0.1% बढ़ा दिया, तो ये लेस देन 5% है, तो कैलकुलस मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इट्स रेजिस्टेंस विल, आई मीन उस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा हमें बताना है। तो मैं आपको इसका मीनिंग समझा रहा हूँ। गिवन दैट percentage elongation of the wire delta L upon L into 100 equals plus 0.1%। प्यारे बच्चों, इसको कहेंगे इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ into 100। So this is percentage elongation of the wire comes out plus 0.1%। लेंथ इंक्रीज हुआ इसलिए यहाँ पे प्लस साइन यूज करूँगी। Got it? We know resistance of a wire equals rho L upon A and the volume of the wire क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो माना ये जाएगा बच्चों फॉर द सेम मटेरियल उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा एट द सेम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के चलो। इलास्टिसिटी में तुम पढ़ोगे कि इलॉन्गेट करने पर पुलिंग फोर्स लगा के वॉल्यूम चेंज भी हो सकता है। इस चैप्टर में हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के चलते हैं, चेंज इन वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हैं। आई मीन वॉल्यूम कांस्टेंट मानोगे, सिलिंड्रिकल वायर होगा, फार्मूला होगा क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो यहाँ से क्रॉस सेक्शन की वैल्यू आएगी वॉल्यूम बाय लेंथ। आर के फार्मूले में डिनोमिनेटर में ए की जगह पे वी बाई एल पुट करो, बाई एल न्यूमरेटर में गया तो ऊपर जाके एल स्क्वायर हो गया। अब प्यारे बच्चों रो बाई वी तो कांस्टेंट मानोगे फॉर द सेम वायर, डेंसिटी कांस्टेंट होगी, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। फॉर द सेम वायर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। रो बाई वी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। इस रो बाई वी को मैंने यहाँ पे कांस्टेंट के लिख डाला, आर का फार्मूला बना लिया के इंटू एल स्क्वायर। इज इट? नाउ टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स वी हैव, बोथ साइड्स का लॉग ले लो। एल एन आर इक्वल्स एल एन के प्लस 2 एल एन एल। इज इट? लॉग लोगे तो एल स्क्वायर का 2 यहाँ 22 साइड में आएगा। एल एन जो नेचुरल लॉग होता है बच्चों, इसका बेस जो होता है स्मॉल ई माना जाता है, नहीं भी लिखा है तो बेस स्मॉल ई माना जाएगा, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। उसके बाद मैथ की थ्योरी जब फिजिक्स में अप्लाई होती है तो जो क्वांटिटीज में जो वेरी होती है उसको वेरिएबल मानते हैं। लेंथ को चेंज किया गया है तो वेरिएबल हो गया, रेजिस्टेंस चेंज होने वाला है तो भी वेरिएबल हो गया, और के तो हर हाल में कांस्टेंट है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एल वी हैव, इसको एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, चेन रूल लगाओ। तो कैलकुलस आपको आती है, मैंने पढ़ा रखा है कि 1/r होगा, फिर dr/dl होगा, चेन रूल। ln के कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। 2 को बाहर निकालो, log l का l के रिस्पेक्ट में 1/l होगा। dr/r लिख डालो, उसके बाद 2 इंटू dl/l लिख डालो, फिर d को डेल्टा में कन्वर्ट करो, डेल्टा r/r, यहाँ भी d को डेल्टा में कन्वर्ट करो, 2 इंटू डेल्टा l/l, बोथ साइड को 100 से मल्टीप्लाई करो। प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन में डेल्टा l/l इंटू 100 की वैल्यू दे रखा है, गिवन एज प्लस 0.1%। पहले मैंने ऊपर लिख के दिखाया है आपको, ये दे रखा है। इस क्वांटिटी को प्लस 0.1% से रिप्लेस कर डालो, 2 से मल्टीप्लाई करो, आता है प्लस 0.2%।
डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 को कहा जाएगा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। बच्चों जो चेंज निकाले वो प्लस में आया है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। सो आंसर होगा रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाई 0.2%। गॉट इट? आंसर 0.2%। सो आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मैच कराओ, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 0.2%। ऑप्शन डी इंक्रीज बाय 0.2%। One more question. In the circuit shown in the figure, if the potential at point A is taken to be 0, the potential at point B is। प्यारे बच्चों, इस सर्किट में कहता है कि अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल 0 मान लिया जाए तो पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालो। ये डबल लूप का एक क्लोज सर्किट है, इसमें जंक्शन टू जंक्शन 1 एम्पियर करंट दिखाया है। देखो, इसमें जंक्शन टू जंक्शन 2 एम्पियर करंट होगी, दिखाया है, पहले से दिखाया है। यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दोगे तो इसमें डाउनवर्ड करंट 1 एम्पियर आएगी, इंटरिंग करंट 2, लीविंग करंट 1, तो इसमें भी लीविंग 1 आनी चाहिए, तो डी टू सी डाउनवर्ड आएगी 1 एम्पियर। मुझको पॉइंट बी का पोटेंशियल पूछा है, तो कैसे निकालूंगा? डायग्राम का हेल्प लेता हूँ। प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि इसमें करंट 1 एम्पियर है, इसमें करंट 2 एम्पियर है, इसमें करंट 1 एम्पियर होनी चाहिए। ए का पोटेंशियल गिवन है, बी का निकालना है, तो किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम लोग सेगमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। आई मीन ए से स्टार्ट करूँगा और पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम लिखते हुए बी पे जाकर रुक जाऊँगा। तो ए का पोटेंशियल अगर मालूम है तो बी का पोटेंशियल निकल आएगा, मगर बाकी सारी चीज़ें भी नोन होनी चाहिए। मैं एक ऐसा पाथ सिलेक्ट करूँगा, बी तक जाने के मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। ए से चलूँगा, फिर राइटवर्ड मुड़ जाऊँगा, बी पे पहुँच जाऊँगा। ए से चलूँगा, फिर अपवर्ड मुड़ जाऊँगा, बी पे पहुँच जाऊँगा। ए से चलूँगा, सी से अपवर्ड जाऊँगा, फिर डी से राइटवर्ड जाऊँगा, बी पे पहुँच जाऊँगा। मगर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? बच्चों, R1 अननोन है और R2 भी अननोन है, तो यहाँ से तो फिर बी का पोटेंशियल सॉल्व होगा नहीं। नीचे वाले रास्ते से अगर जाता हूँ तो इसका रेजिस्टेंस अननोन है, दिया नहीं है, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। और अगर मैं सी से अपवर्ड घूम जाता हूँ तो इस रास्ते में सारी क्वांटिटी पहले से गिवन है। इस बैटरी का एमएफ गिवन है, करंट गिवन है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, यहाँ भी करंट पता है, इस सेल का बैटरी का ईएमएफ पता है, तो हम लोग इसी पाथ को सिलेक्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा सिलेक्टेड पाथ होगा ए टू सी, सी टू डी एंड डी टू बी। ते से स्टार्ट करूंगा तो पहले ए का पोटेंशियल लिखूंगा वी ए, बैटरी को क्रॉस करूंगा, निगेटिव से पॉजिटिव पे जाऊंगा तो आएगा +1। फिर सी से अपर जाऊंगा, करंट का अपोजिट, तो लिखूंगा +I/R। करंट का अपोजिट चलने पे +I/R होता है, I की वैल्यू 1 होगी, R की वैल्यू 2 होगी, तो हो गया +1 × 2। डी से राइटवर्ड घूम जाऊंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा हूँ, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो लिखूंगा -2 वोल्ट, -2। बी पर जाकर रुक जाता हूँ,
जहाँ रुकते हैं उसका पोटेंशियल इक्वल के बाद लिखते हैं, यही सिखाया हूँ। तो इक्वल के बाद वी लिखोगे, फिर वी को लेफ्ट साइड में लिखो और इन सारे टर्म्स को रिपीट कर डालो। वी रिपीट करो, 2 - 2 कैंसिल आउट होगा, 1 बचेगा, तो यहाँ वी +1 होगा। बच्चों आपके क्वेश्चन में पॉइंट ए का पोटेंशियल 0 दिया है, वी को 0 लिख डालो एंड 0 + 1 इज 1, सो वी कम्स आउट +1 वोल्ट। पॉइंट बी का पोटेंशियल आता है +1 वोल्ट, सो आंसर शुड बी ऑप्शन सी। आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए ऑप्शन सी +1 वोल्ट। सो बच्चों आज टाइम ज़्यादा होने जा रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। मैंने सोचा था कि आज सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ठीक से समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है। तभी कुछ और भी न्यूमेरिकल्स बचे रह गए और इन सारे क्वेश्चंस को मैं अगले एपिसोड में फिर से कंप्लीट करूँगा। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एपिसोड भी मेरा न्यूमेरिकल पे ही जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जो कंपटीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल उसमें से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसकी पूरी एनालिसिस बीटेक और बीएससी में पढ़ाते हैं। स्कूल लेवल पर केवल 20% पार्ट ही पढ़ाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल है, डेरिवेशन बेस्ड है। मैं आपको बहुत ठीक से समझाऊंगा, लेकिन बच्चों फुल कमांड करने के लिए सारे डेरिवेशंस की आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, कम से कम 2 बार। सभी डेरिवेशन की 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बेटर कॉन्फिडेंस आएगा और अप्लीकेशन आप कर सकोगे, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो कर सकोगे। नहीं तो आप हमेशा डरते रहोगे और डर लगने से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में न्यूमेरिकल कराने के लिए, और उसके बाद फिर मैं ट्रांजिएंट एनालिसिस आपको पढ़ाऊँगा। सो प्यारे बच्चों, इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट। सी यू अगेन।